हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे नए कैग अपॉइंट किए गए हैं। नए कैग अपॉइंट किए गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैग कैग कौन होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऑडिटर है। किसका ऑडिट करते हैं? तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो सरकार है, उनके अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं। तो ये नए कैग अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है संजय मूर्ति। ध्यान में रखना है, हमारे जो नए कैग होंगे वो कौन होंगे? संजय मूर्ति, ध्यान में रखना है। जो जिनको उन्होंने रिप्लेस किया है, उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जो हमारे करंट कैग हैं, उनको रिप्लेस करके ये नया कैग बनेंगे संजय मूर्ति जी। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से नए कैग को अपॉइंट किया गया है। तो अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ के अंदर नए कैग कौन बने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कैग कौन होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, कौन से आर्टिकल के अंडर में कौन इसकी अपॉइंटमेंट करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर कैग की एक इंडिपेंडेंस ऑफिस होनी चाहिए। वो आर्टिकल 148 के अंदर में लिखा है। आर्टिकल 148 of the Constitution of India provides for an independent office of an controller and auditor general of India। आर्टि हमारे संविधान के अंदर लिखा है कि कैग की एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफिस का मतलब क्या हो गया? उनके ऊपर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल होना चाहिए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंटली काम करते होने चाहिए। ओके। कैग वो हेड होते हैं हमारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के। हमारे जो इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसके हेड कौन होते हैं? कैग होते हैं, ध्यान में रखना है। और कैग है ना, वो गार्डियन होते हैं। गार्डियन होते हैं किसके? पब्लिक पर्स के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसका ऑडिट वो करते हैं, तो पब्लिक पर्स मतलब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है उसके ऊपर देखरेख कौन रखता है? कैग रखता है, बराबर ना? ओके। और उसके अलावा इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सभी लोग लॉज का फॉलोमेंट करते हैं कि नहीं करते, वो देखने रखने का काम किसका है? कैग का है, राइट ना? तो तो ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 148 है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर कैग की एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, बराबर ना? ओके। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 148 के अंडर में और क्या क्या चीज़ लिखी गई है कैग के बारे में, तो कैग की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे कैग की अपॉइंटमेंट। उसके अलावा जो सैलरी और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कैग है वो डिटरमाइन कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगा। उसके अलावा क्या कैग की फर्दर ऑफिस या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं। एक बार जो कैग बना वो वापिस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। उसके अलावा कैग के सैलरी के पीछे, उसके अलावा उनकी सर्विस के पीछे जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट का कहाँ से निकलता है? गवर्नमेंट अपनी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकालती है। आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है और जितना भी खर्चा होता है वो कहाँ पे लिखा चुका होता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर लिखा चुका होता है, बराबर ना? तो ये जो कैग का जो खर्चा है, कैग की जो सैलरी है, उनकी जो सर्विस, उनकी ऑफिस का जो खर्चा है वो कहाँ से निकलता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकलता है। उसके अलावा एक एक्ट भी बनाया गया है कैग के ऊपर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इस एक्ट के अंडर में कैग को कौन कौन सी ड्यूटी निभानी है, कौन कौन से पावर्स उनके पास है और उनकी सर्विस की कंडीशंस क्या है, वो लिखा है। ये एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कैग का टेन्योर कितना होता है? 6 साल होता है। ओके। और उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी होती है? 65 ईयर्स। अब ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, उनका अपॉइंटमेंट किया गया था 2019 के अंदर। हालांकि उनके 6 साल कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन वो रिटायर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इनके 65 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। इसके अलावा
अगर कोई कैग को रेजिग्नेशन देना है उनके टेन्योर के बीच में, क्या वो दे सकता है? हाँ, दे सकता है। अगर कोई कैग को हमको रिमूव करना है उनके पद पे से, क्या हम रिमूव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो प्रोसीजर से करते हैं वही प्रोसीजर से आप कैग को रिमूव कर सकते हैं, बराबर ना? ओके। कैग कैग की जो पावर्स है, उनकी जो ड्यूटीज है, वो कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 149 में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149 में कैग के पास क्या क्या ड्यूटीज है और उनके पावर्स क्या क्या है वो लिखा है, बराबर ना? तो अगर मैं कुछ उसमें से बेसिक ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो कैग है ना, ऑडिट करते हैं। किसका ऑडिट करते हैं? तो जो गवर्नमेंट का कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो खर्चा हो रहा है, बराबर ना? और उसके अलावा जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ हर ईच स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो खर्चा हो रहा है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड है उसमें से जो खर्चा हो रहा है, उसका ऑडिट कौन करता है? कैग करता है, बराबर ना? उसके अलावा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से भी जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसका भी ऑडिट कौन करते हैं? कैग करता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये एक ऐसा फंड बनाया गया है जहाँ पे अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाए इस देश के ऊपर, तो वहाँ पे खर्चा करने के लिए फंड बनाया गया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये जो हम हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो कौन से अकाउंट में जाता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। तो वहां से गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसका भी ऑडिट कौन करता है? कैग करते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। उसके अलावा जितनी भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और अदर सब्सिडरी अकाउंट केप्ट बाय द एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है उनका ऑडिट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, बराबर, उनके जो अकाउंट्स है उसका ऑडिट कौन करता है? कैग करता है, बराबर ना? और ये जो कैग जितने भी ऑडिट करते हैं वो रिपोर्ट किसको भेजते हैं? वो रिपोर्ट भेजते हैं सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को और स्टेट लेवल पे गवर्नर को भेजते हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स ऑफ कैग जो कौन से आर्टिकल में लिखे हैं? आर्टिकल 149 में लिखे हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। न्यूज़ में क्यों था कि अभी हमारे नए कैग बने हैं संजय मूर्ति जी, जिन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। और कैग के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, उनकी ड्यूटी पावर के रिगार्डिंग हमने सारी बात की, आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कैरीकॉम के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बहुत समय के बाद ये न्यूज़ में आया है, इसके लिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? तो एक्चुअली G20 की मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली। कहाँ पे? ब्राज़ील के अंदर। ध्यान में रखना है, ब्राज़ील के अंदर G20 एक ग्रुप है 20 नेशंस और यूरोपियन यूनियन का। और उनकी जो इस बार की जो प्रेसिडेंसी थी G20 ग्रुप की, वो ब्राज़ील के पास थी। और इस मीटिंग को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील गए हुए थे। और ब्राज़ील के जस्ट ऊपर एक देश है गुआना। ये गुआना को विजिट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए और एक मीटिंग उन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट की। उस मीटिंग का नाम है कैरीकॉम। ये कैरीकॉम क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो कैरीकॉम के बारे में बात करने से पहले ये गुआना का लोकेशन कहाँ पे है, कैरीकॉम क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका है। ये दोनों के बीच में कैरेबियन सी है। ये दोनों के बीच में क्या है? कैरेबियन सी। और ये कैरेबियन सी के अंदर बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है ये कैरेबियन सी के अंदर, बराबर। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बहुत सारे एक कैरेबियन सी है और उसके अंदर बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है। और ये सभी कंट्रीज को बोला जाता है कैरेबियन कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमाइका, बराबर ना? ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, गुआना, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है कि जो ये कैरेबियन सी के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। और इनको बोला जाता है कैरेबियन कंट्रीज, बराबर ना? ओके। तो ये कैरेबियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका नाम है कैरीकॉम। कैरीकॉम, तो ये कैरीकॉम जो ग्रुप है उसका हेड क्वार्टर है गुआना के अंदर। और ये गुआना के अंदर ये कैरीकॉम कंट्रीज की मीटिंग थी जिसको अटेम्प्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बराबर ना? इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है।
ओके, राइट। तो अगर मैं गुआना की बात करूँ फ्रेंड्स, तो गुआना का अगर मैं लोकेशन आपको दिखाऊँ तो गुआना इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थर्न एज ऑफ द साउथ अमेरिका, बराबर ना। तो साउथ अमेरिका है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी है, और कैरेबियन सी के आसपास बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है। तो ये साउथ अमेरिका के नॉर्थर्न एज पे कौन सा देश लोकेटेड है? गुआना लोकेटेड है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये आप देख सकते हो गुआना का मैप, राइट। और इट इज जियोग्राफिकली पोजीशन बोथ इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, बराबर ना। ओके, और अगर मैं उसकी बॉर्डरिंग रीजन्स की बात करूँ तो गुआना के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है? तो गुआना के ईस्ट में है सूरीनेम नाम की कंट्री। गुआना के ईस्ट में ये रहा सूरीनेम, राइट। उसके वेस्ट में वेनिजुला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वेनिजुला उसके वेस्ट में। उसके नॉर्थ में एटलांटिक ओशन है, गुआना के नॉर्थ में एटलांटिक ओशन है। और उसके साउथ एंड साउथ वेस्ट रीजन में ब्राज़ील है, जहाँ पे ये G20 का मीटिंग हुआ था, बराबर ना। और गुआना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है बारबाडो और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ। तो ये बारबाडो और त्रिनिदाद टोबैगो भी कैरेबियन कंट्रीज है, यहाँ पे लोकेटेड है एटलांटिक ओशन में, जिसको अरेबियन कैरेबियन सी बोलते हैं, बिकॉज वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं गुआना के कैपिटल के बारे में बात करूँ, जॉर्ज टाउन उसका कैपिटल है, जहाँ पे ये कैरिकॉम की मीटिंग हुई थी। वाटरफॉल की बात करें तो गुआना एक वाटरफॉल के लिए जाना जाता है, दुनिया का मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, केतुर फॉल। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? गुआना के अंदर है, ध्यान में रखना है। मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, बराबर। वो केतुर फॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? गुआना के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। और मैंने आपको बताया कि ये गुआना है, उसके ईस्ट में सरीनेम, उसके साउथ में ब्राज़ील, उसके वेस्ट में वेनिजुला, बराबर। ओके, और यहाँ पे कैरेबियन सी है, बहुत सारे कैरेबियन कंट्रीज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एटलांटिक ओशन है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। और जैसे ये कैरिकॉम ग्रुप की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये जो कैरिकॉम ग्रुप है वो 1973 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। टोटल 15 मेंबर्स है उसके, बराबर। एंटीगुआ बारबुडा, बहामस, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, बराबर, गुआना, हैती, जमाइका, मॉन्स्ट्रेट, सेंट किट्स एंड नेवीज, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ये ऐसी कंट्रीज है जो कैरिबियन सी के अंदर प्रेजेंट है, बराबर ना। ओके, और इनकी जो चेयरमैनशिप है कैरिकॉम ग्रुप की, वो हर 6 महीने के अंदर रोटेट होती रहती है। और उसका हेडक्वार्टर जॉर्ज टाउन गुआना के अंदर है, इसके लिए वहाँ पे मीटिंग हुआ था। और ये कैरेबियन कंट्री से साथ में मिलके एक कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया है 2007 के अंदर, बराबर ना। ओके, तो ये जिस ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में समझ में आया होगा कैरीकॉम क्या है, और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर गुआना के अंदर, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक्चुअली वैसे तो आपको पता ही है कि यूएस के अंदर नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वैसे तो वो अपनी ऑफिस को जनवरी के अंदर होल्ड करने वाले हैं, लेकिन वो अभी से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के नाम डिक्लेयर करने लगे हैं। और ट्रंप ने बताया कि जो नाटो के एम्बेसडर, यूएस यूएस के द्वारा नाटो के एम्बेसडर जो उनके रूलिंग के अंदर कौन बनेगा? तो मैथ्यू वाइटेकर, मैथ्यू वाइटेकर वो नाटो के एम्बेसडर बनेंगे। ट्रम्प ने उनका नाम घोषित किया है। अभी हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नाटो ग्रुप। बहुत समय से हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो नाटो ग्रुप को हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं नाटो की बात करूं तो नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। ओके, तो ये नाटो एक्चुअली एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री अलायंस है, जिसको 12 कंट्री के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाया गया था। 12 कंट्रीज कहाँ की थी? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की 12 कंट्रीज थी, जिसको जिसके जिनके द्वारा साथ में मिलके ये नाटो ग्रुप को बनाया गया था, एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था 1949 के अंदर में। जो 12 फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात करूँ तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके एंड यूएस, ये 12 कंट्रीज के द्वारा नाटो बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 1949 के अंदर, बराबर ना। और ये नाटो ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, बराबर, ध्यान में रखना है। और इट इज फॉर्म बाय साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी विच इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर विच रीअफर्म्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिफेंस। तो एक्चुअली
ये जो नाटो ग्रुप बनाया गया है ना, वो कौन सी ट्रीटी को साइन करके बनाया गया है? वॉशिंगटन ट्रीटी, ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, इसके बेस के ऊपर इस नाटो ग्रुप को बनाया गया है, विच रीअफर्म्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिफेंस। तो एक्चुअली ये जो नाटो है ना, एक्चुअली मिलिट्री अलायंस है। ये नाटो ग्रुप के अंदर, इन नाटो की जो एग्रीमेंट हुआ है वो वॉशिंगटन ट्रीटी, उसके अंदर आर्टिकल 5 है। ये आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी या तो वॉशिंगटन ट्रीटी, ये क्या कमिट करता है कि जो नाटो मेंबर्स है ना, वो म्यूचुअल डिफेंस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई देश नाटो के कोई भी मेंबर के ऊपर अटैक करता है तो पूरा नाटो एक्टिव हो जाएगा, और पूरा नाटो के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो साथ में मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेगा। बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। तो कलेक्टिव डिफेंस, ये लोग कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर फोकस करते हैं। बराबर, एक मिलिट्री अलायंस है नाटो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, उनके द्वारा ये 12 कंट्रीज के द्वारा इस ग्रुप को बनाया गया था शुरुआत में। बराबर ना। अभी इस ग्रुप के अंदर टोटल 32 कंट्रीज प्रेजेंट है फ्रेंड्स। बराबर ना। ओके, तो अगर मैं नाटो के मेंबर्स की बात करूं सिंस 1949, तो जैसे मैंने आपको बताया 1949 के अंदर जो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे वो ये थे। उसके अलावा 2004 के अंदर, सॉरी 1952 के अंदर ग्रीस और तुर्की ऐड हुए। 1955 के अंदर जर्मनी ऐड हुआ। 1982 के अंदर स्पेन ऐड हुआ। 1999 के अंदर सीज, हंगरी और पोलैंड ऐड हुए। 2004 के अंदर इस्टोनिया, बल्गेरिया, लैटविया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये वो कंट्रीज है जो पहले यूएसएसआर में हुआ करती थी फ्रेंड्स। बराबर ना। लेकिन आपको पता है कि 1991 के अंदर यूएसएसआर टूटा और रशिया और बहुत सारी कंट्रीज अलग हुए, और रशिया ये कंट्रीज के ऊपर अटैक ना करे वो पर्सपेक्टिव से ये जो यूएसएसआर की जो पहले कंट्रीज थी वो कहाँ पे जुड़ गई है? अभी नाटो के साथ। बराबर ना। 2009 के अंदर अल्बेनिया और क्रोएशिया ज्वाइन हुए। 2017 के अंदर मॉन्टीगेरो, और 2020 के अंदर नॉर्थ मैकेडोनिया, 2023 के अंदर फिनलैंड, और अभी जो इस साल लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है? स्वीडन। टोटल अभी तक 32 मेंबर कंट्रीज बन गए हैं नाटो के अंदर। बराबर ना। ओके, ओके। अभी नाटो प्लस भी बनाया गया है फ्रेंड्स, नाटो प्लस। तो नाटो के 32 मेंबर तो है ही, उसके अलावा नाटो प्लस में कौन ज्वाइन हो गए फ्रेंड्स? तो 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और साउथ कोरिया। तो नाटो प्लस के अंदर अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और साउथ कोरिया को ऐड किया गया है। बराबर ना। ओके। और इंडिया के नाटो प्लस का मेंबर बन सकता है, तो इंडिया को नाटो प्लस में ज्वाइन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये नाटो के अंदर सब ऐसी कंट्रीज है जो रशिया को अपोज करती है। बराबर ना। ओके, राइट। तो ये अगर इंडिया नाटो प्लस के अंदर अगर ज्वाइन होगा तो रशिया के साथ उसके रिलेशन बिगड़ जाएंगे। उसके अलावा नाटो एक मिलिट्री अलायंस है कि अगर भाई कोई एक कंट्री के ऊपर भी अगर फॉर एग्जांपल कोई अटैक करता है तो सारी कंट्रीज को वॉर में निकलना पड़ेगा। तो इंडिया को तो बिना बात के अंदर कोई वॉर में ज्वाइन होना पड़ेगा, जो इंडिया नहीं चाहता। बराबर ना। हम नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करते हैं। बराबर ना। राइट। तो नाटो प्लस के अंदर इंडिया का ज्वाइन होना थोड़ा सा एडवांटेजेस कम और डिसएडवांटेज ज़्यादा लग रहा है। बराबर ना। ओके, तो नाटो प्लस क्या है, नाटो क्या है, कितनी कंट्री का अलायंस है, वो आपको समझ में आया होगा। और अभी नए एम्बेसडर उसके कौन बनेंगे? मैथ्यू विटाकर, ध्यान में रखना है। बराबर ना। ओके, राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इंडियन रेलवेज टू टेस्ट फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इन नेक्स्ट मंथ, और इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंडियन रेलवेज का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडियन रेलवे दिसंबर मंथ के अंदर हम फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ट्रायल करने जा रही है। बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन रेलवेज इज सेट टू ट्रायल इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन दिस दिसंबर। ये दिसंबर महीने के अंदर इंडियन रेलवे पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को टेस्ट करने जा रही है। बराबर ना। ओके। और ये जो टेस्ट ट्रायल है वो कहाँ पे होगा? तो जींद सोनीपत रूट है ना हरियाणा के अंदर, 90 किलोमीटर का, वहाँ पे ये टेस्ट ट्रायल होगा। ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर की गई है? तो वो मैन्युफैक्चर हो गया उसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। और ये जो ट्रेन बनेगी, मतलब जब वो ऑपरेट होगी तब वो, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर तक वो ऑपरेट कर पाएगी। और ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर चलेगा। ये फ्यूल सेल्स के ऊपर चलेगा और इस फ्यूल सेल्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा।
बराबर। और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और इस कॉम्बिनेशन से जो एमिशन निकलेगा वो किसका निकलेगा फ्रेंड्स, वाटर वेपर। देखो सबसे बड़ा दिक्कत, अभी जो हमारी ट्रेन है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, बराबर, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कोल के माध्यम से। और ये कोल जितना हम ट्रेन को ज़्यादा दौड़ाएंगे, इतना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और इतना हम कोल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ये कोल का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही एटमॉस्फेयर के अंदर एमिशन क्रिएट करता है। ओके, क्योंकि कोयला को जला के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बराबर ना, तो वातावरण में बहुत एटमॉस्फेयर एमिशन, मतलब कार्बन एमिशन वाला हो जाता है, राइट ना। तो इस कार्बन एमिशन को कम करने के लिए यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे की जाएगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, और उसकी जो बाय प्रोडक्ट होगी वो वाटर वेपर होगी, जो एमिशन को रिड्यूस कर देंगे फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। ओके, तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है ना, वो इंडियन रेलवे का एक टारगेट है कि इनको नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करना है 2030 तक। देखो हमारा देश का टारगेट है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करेगा, मतलब जितना कार्बन एमिशन करेगा उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेगा। और इंडियन रेलवे का टारगेट है 2030 तक का, कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करे, जितना वो कार्बन एमिशन करेगा उतना रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेगा, सिंपल, बराबर ना। तो उसी पाथ पे आगे बढ़ते हुए इंडियन रेलवे ने ये लॉन्चिंग किया है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का टेस्ट ट्रायल दिसंबर महीने के अंदर होगा। और उसका जो अगर सक्सेसफुली ट्रायल हो गया तो नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर ये ट्रेन दौड़ती भी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, तो सिंपल न्यूज़ थी, इंडियन रेलवेज टू टेस्ट फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन क्यों बनानी है वो भी मैंने आपको बताया, कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है, उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड, और ट्रायल कब कंडक्ट होगा, वो सब हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि अभी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने एडवाइस किया है कि जो स्मॉल एसएमईज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनको है ना पैसा समय पे मिलना चाहिए। अभी ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने ये सलाह किसको दी है, तो बिग फर्म्स को। अभी इसमें होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना फ्रेंड्स, लार्ज कंपनीज, वो अपने सामान छोटी कंपनीज के पास से मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह। लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑडिट के अंदर देखने को मिला कि बहुत सारे पैसे पेंडिंग है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के, कहाँ से, बिग फर्म पे से। तो ये जो बिग फर्म्स है ना, ये जो बड़ी कंपनीज है ना, वो उनको टाइम पे पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं, बराबर ना। ओके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला कि भाई ये जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है ना, वो हमारी जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बराबर ना। टोटल 63 मिलियन सिक्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, अगर हम उनको समय पे पैसा नहीं देंगे तो वो लोग सरवाइव कैसे कर पाएंगे, और हमारा जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट ना। तो इसके लिए उन्होंने एडवाइस किया बिग फर्म्स को कि भाई आप उनको समय पे पैसा दिया कीजिए, बराबर ना। ओके, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, अनंत नागेश्वरन, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, तो अभी हमको इस न्यूज़ के अंदर पढ़ना है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसके बारे में समझते हैं। ओके, देखो आपने फ्रेंड सुना होगा एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलते हैं, तो जो एंटरप्राइज जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का किया है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलते हैं, कि वो इन्वेस्टमेंट मतलब वो एंटरप्राइज जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का किया है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। और मीडियम एंटरप्राइज को बोलते हैं कि ऐसी एंटरप्राइज जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का किया है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता है, तो ऐसे ही एंटरप्राइज को बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइज। ओके, ये एमएसएमई कौन कौन से सेक्टर में काम करती है, तो हर एक सेक्टर में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, आईटी, टेक्सटाइल्स, और हर एक सेक्टर में ये काम करती है, राइट। और अगर मैं ये एमएसएमई के रोल के बारे में बताऊँ तो ये हमारी जीडीपी के अंदर 30% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है।
ये एमएसएमई के माध्यम से हम इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 48% एक्सपोर्ट तो ये एमएसएमई करवाती है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो देश में 110 मिलियन पीपल ये एमएसएमई के अंदर काम करते हैं और टोटल 63 मिलियन एमएसएमईज हमारे देश के अंदर रजिस्टर्ड है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। और यहाँ पे उनके सामने चैलेंज क्या है? ये एमएसएमईज के सामने चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको फाइनेंस नहीं मिल पाता। इसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ता है? बोरो करना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। उनके पास टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए पैसा नहीं है। ओके। उसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंस, उनको बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। बार बार फ्रीक्वेंटली पॉलिसीज चेंज होती है तो उनका जो ज़्यादातर टाइम है वो पॉलिसीज को हैंडल करने में ही चला जाता है। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो कंपटीशन में वो बहुत पीछे है, बिकॉज उनको compete करना होता है ग्लोबल लेवल पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को। तो इनके पास टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए पैसा नहीं, फाइनेंस नहीं है, तो वो कैसे ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएगी? तो एमएसएमई के ऊपर फोकस रखना है, ऐसा हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है, बराबर ना? ओके। अभी हमारे देश के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एमएसएमई के लिए। अगर उसमें से कुछ इंपोर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो एमएसएमई समाधान, इस इनिशिएटिव के अंडर में जो पेमेंट इश्यूज है एमएसएमईज का उसको रिजोल्व किया जाता है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस इनिशिएटिव के अंडर में इंकरेज किया जाता है एमएसएमई को इंटरप्रीनरशिप के लिए। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, इस इनिशिएटिव के अंडर में एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, एमएसएमई को जितना ज़्यादा वो सपोर्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको इतना यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है कुछ सेक्टर के अंदर, बराबर। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई नई एमएसएमई बनती है तो उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो वो ऑनलाइन कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बराबर, जो एमएसएमई के लिए हमने लॉन्च किए हैं, ध्यान में रखना है। एमएसएमई समाधान, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, पीएलआई स्कीम, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके आपको बेनिफिट पता होने चाहिए, बराबर ना? ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन, ध्यान में रखना है। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इस न्यूज़ के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नेशनल लॉ डे, ध्यान में रखना है। और ये 26 नवंबर को हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इसी दिन के अंदर, इसी दिन के ऊपर 1949 को हम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने फॉर्मली एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने फॉर्मली एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 को। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर हमने इन्फोर्स कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया, बराबर ना? ध्यान में रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 से नोटिफाई किया कि हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ है, ध्यान में रखना है। ओके। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया ना, किसके द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का आइडिया किसने दिया? तो एम एन रॉय ने दिया 1934 के अंदर। ओके। उसके अलावा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इलेक्शंस were held for the formation of the constitution assembly। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी थी उसका आइडिया दिया एम एन रॉय ने। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसे ही नहीं बनी, उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था कि भाई उस असेंबली के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए इलेक्शन करवाया गया था बाकायदा। कौन से प्लान के अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर में। ओके। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और टोटल 13 कमिटीज बनाई गई थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, सिंपल, बराबर ना? ओके।
तो अगर वो 13 कमेटी में से अगर मैं 8 मेजर कमेटी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने किया, B.R. आम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया। और स्टीयरिंग कमेटी को राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया। तो ऐसे कुछ 8 मेजर कमिटीज है जिसको किसने हेड किया वो आपको जस्ट पता होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका हेड कौन थे, B.R. आम्बेडकर जी, ध्यान में रखना है। ओके, कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, उसके अंदर फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। मतलब वो फेडरल सिस्टम के ऊपर काम करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ हद तक ज़्यादा पावर दिए गए, तो बोल सकते हैं वो यूनिटरी फीचर्स भी है उसके अंदर, बराबर ना। ओके, उसके अलावा ये जो हमारा फ्रेमिंग है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितने समय तक चला, 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चला, ध्यान में रखना है, बराबर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ओरिजिनल कॉपीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार लिखा गया था, ओरिजिनल कॉपीज है, क्या वो कोई प्रिंट किया है, नहीं, वो हैंड रिटन कॉपी है। और वो हैंड रिटन कॉपी अभी भी हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अंदर हीलियम फील्ड केस के अंदर उसको रखा गया है। और ये जो हैंड रिटन कॉपी किसने लिखी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रेम बिहारी नारायण रजैदा, इनके द्वारा लिखी गई थी, ध्यान में रखना है। और जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से हमने उठाया है, बराबर। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें उसके उसको बनाने के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल स्कीम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब चीज़ हमने कहाँ से उठाई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बराबर ना। तो ये सब चीज़ हमने कहाँ से उठाई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब हमने कहाँ से उठाया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा, तो ये सब चीज़ हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये सब चीज़ हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। उसके अलावा कुछ कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसे लिस्ट कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का सम्मत होना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सब हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये हमने वेमार के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, जर्मनी का है, ध्यान में रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल, ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होते रहते हैं वो हमने कहाँ से उठाया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सअप है, ध्यान में रखना है। ओके, और अगर आपको कोई पूछे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, तो देखो फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर आपको पता हो कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, मतलब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर ये ऐसी चीज़ है जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते, तो बोल सकते हैं कि ये रिजिड रिजिड भी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है ना वो कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब जुडिशरी सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके चलना है, लेकिन किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए।
वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी सिस्टम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। उसीलिए ये जो हमारा टेन्योर ऑफ जज है, हमारे जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो इंडिपेंडेंटली होता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। कोलिजियम सिस्टम बनाई गई है, हमने बहुत सारी बार डिस्कस किया है कोलिजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के। तो वो अपॉइंटमेंट करता है जज वगैरह की, बराबर। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर लिखे हैं, बराबर ना। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। और ऐसा बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर मतलब अगर कोई सिटीजन का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो वो सिटीजन कोर्ट्स के अंदर डायरेक्टली जा सकता है कि भाई मुझे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोर्ट्स सरकार के ऊपर भी एक्शन ले सकती है कि भाई ये पर्सन को राइट टू इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, राइट टू फ्रीडम का फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई वजह से अगर कोई व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें, बराबर ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ पे मेंशन किया गया है? तो एक्चुअली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है फ्रेंड्स, वो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई थी। लेकिन जब 1975 से 1977 के बीच में जो इंटरनल इमरजेंसी हुई, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया 19 और 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 के अंदर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। और इस रिकमेंडेशन के बाद, ये अमेंडमेंट के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 ए के अंदर आर्टिकल 51 ए एक ऐड किया गया, जिसके अंदर मात्र एक मात्र आर्टिकल है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा है। और इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। और उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर में, देखो 1976 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके 42nd नंबर का हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। आर्टिकल 51 ए एक नया आर्टिकल बना के पार्ट 4 के अंदर। और उसके बाद 86 अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2002 के अंदर, और एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। टोटल अभी तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं तो आपकी भी फंडामेंटल ड्यूटी है कंट्री के प्रति कुछ सर्व करने की। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। लेकिन याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं निभाता है तो वो जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक गवर्नमेंट कोई सिटीजन के आगे ऐसा कोई आरोप लगा दे कि भाई ये व्यक्ति है ना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो वो गवर्नमेंट कोर्ट में नहीं जा सकती उस चीज को लेके, बराबर ना। वो जस्टिसेबल नहीं है। जस्ट यहाँ पे हर एक व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटी कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है, क्या क्या उसको कर्तव्य है उसके देश के प्रति, वो जस्ट लिखा हुआ है, सिंपल, बराबर ना। ओके। उसके अलावा हमारा जो देश है, बराबर ना, वो सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है यहाँ पे जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता, बराबर ना, ध्यान में रखना है। सेक्युलरिज्म के ऊपर हम फोकस करते हैं। हमारा जो देश है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर फोकस करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हो गया कि जब इलेक्शन होता है तब हम 18 साल से जितने भी ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, उनको वोट देने का मौका देते हैं। जो पहले 21 ईयर्स था वो एज कम करके 18 साल कर दी गई है, ध्यान में रखना है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर हम फोकस करते हैं। और कोई भी व्यक्ति को अधिकार है, राइट टू वोट है, अगर वो उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो, विदाउट एनी कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, बराबर ना। ओके, राइट। और हमारे देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है और अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे देश के अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज है फ्रेंड्स, लाइक इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में भी हमने आज बात की। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया सर्विस और हायर सेंट्रल सर्विस के जो अपॉइंटमेंट है वो करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ऊपर किसी का पावर नहीं रहता, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। और हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस भी डाले गए हैं कि आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है, आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन है, और आर्टिकल 360 के अंदर
फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न है। तो ये 3 इमरजेंसी के प्रोविज़न्स भी हैं कि जब ये इमरजेंसी लगेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉर की सिचुएशन आ गई देश के ऊपर, तो नेशन इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टेट के अंदर बहुत सारे दंगे वगैरह होते हैं, तो स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आती है? जब देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब वो डामाडोल हो जाती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। बराबर ना, ध्यान में रखना है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टायर गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करता है। मतलब सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, तो और उसके भी नीचे पंचायत रूरल लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लेवल पे। तो ये 3 टायर गवर्नमेंट के ऊपर हम फोकस करते हैं। सभी को कुछ ना कुछ पावर दिए गए हैं, ध्यान में रखना है। और ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।